हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी से। ये जो अनुवांशिकी चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकाई है आपकी। तो इससे हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं, खासकर नीट 2024 में कम से कम 5 क्वेश्चन इससे उठने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसके लिए कुछ पहले पॉइंट टू पॉइंट्स आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखना जरूरी है। तो कौन सा क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तुत किया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो अनुवांशिकी शब्द जो है डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला है कि अनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागत तथा विभिन्नता दोनों को सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है अनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना ही वंशागत कहलाता है। फिर बताया गया कि एक ही जात के विभिन्न सदस्यों के मध्य होने वाली असमानता को विभिन्नताएं कहते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या है, पहला ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये मॉडर्न यानी आधुनिक जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं। और मॉर्गन क्या है, मॉर्गन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं। ठीक है, टी मॉर्गन जिसको कहते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग संपन्न किए और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किए। उनके अनुसार जीन सिद्धांत, इनके अनुसार जीन गुणसूत्र पर पाई जाती है और उसकी व्यवस्था रेखीय होती है। संलग्नता थ्योरी दी है, जीन विनिमय संलग्नता और किस क्रॉस वंशागत इन्होंने बताया। और इन्होंने ड्रोसोफिला में आनुवंशिक मानचित्र भी दर्शाया है। और ये गैरार्ड जो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाते हैं। और एक पॉइंट्स और है इसमें, इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य में एल्केप्टोन्यूरिया नामक अनुवांशिक रोग का पता लगाया था, यानी अनुवांशिक उपापचय रोग को भी देखा था, जिसे काला मूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ छोटे से टिप्स। अब देखिए आपको ले चलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जहां आप सैर करें और अपनी जो है पकड़ को मजबूती प्रदान करें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया कि जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आपके दिए जाने वाले वैज्ञानिक है कौन, बीजमान हैं। मेंडल ने किस पादप पर अपने शोध प्रकट किए, मतलब अपना प्रयोग किस पर चालू किया। तो आप जानते हैं कि वो आपकी मीठी मटर है ना, कौन है, ये गॉर्डन मटर है, पैसम सटाइवम जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वंशागत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन इसमें वंशागत नहीं है वो बताने आपको। बिंदु उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन या फिर कायिक उत्परिवर्तन। तो कायिक उत्परिवर्तन वंशागत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सन 1900 का वर्ष अनुवांशिकी विज्ञों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, किसके लिए। हाँ, तो किसके लिए, तो ये रहा कि मेंडलिज्म की पुनः खोज के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आ गया आपका कि प्रेजेंट के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है। तो प्रेजेंट के दौरान जो एंथर का हटना है वो उसको विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये विपुंसन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए F1 पीढ़ी, एक F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव लंबे मटर का पादप स्वनिषेचन पर लंबे और बौने लक्षण प्रारूप उत्पन्न करता है, तो यह क्या कहलाता है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र विवहन। तो ये है आपका पृथक्करण का नियम। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? एक द्विसंकर, एक संकर। तो ये है आपका एक संकर क्रॉस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल का एक संकर अनुपात क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो एक संकर अनुपात है 3:1। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में संततियों का जीन प्रारूप क्या होगा? ठीक है, तो ये होगा 1:2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिए गए एलील्स ये बीबी के बीच संकरण से कौन से समजीनी अनुपात प्राप्त होते हैं? तो कौन से अनुपात जीनी अनुपात प्राप्त होते हैं? तो ये आपको प्राप्त होते हैं एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी सदस्यों का अनुपात कितना होता है? तो समयुग्मी और विषम युग्मी इसका अनुपात होता है 1:1। अगला क्वेश्चन है, संकर पूर्वज संकरण किनके मध्य संकरण होता है? तो ये होता है F1 तथा कोई जनक के बीच में। किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? तो किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच के क्रॉस को कहते हैं परीक्षण क्रॉस, यानी परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है कि एक संकर परीक्षार्थ संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है? तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। F1 विषम युग्मजी तथा अप्रभावी के मध्य क्रॉस से प्राप्त संततियों का अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात होता है 1:1 होता है। द्विसंकर क्रॉस सिद्ध करता है। तो द्विसंकर क्रॉस जो सिद्ध करता है वह स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम को पुष्टि करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक द्विसंकर विषम युग्मज द्वारा कितने प्रकार के युग्म किस अनुपात में युग्मक उत्पादित किए जाएंगे? तो एक द्विसंकर विषम युग्मक 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के करेंगे और इनका जो अनुपात होगा वह 1:1:1 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिसंकर की F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्म उत्पादित किए जाएंगे? तो
वो आपके F1 पीढ़ी में 8 प्रकार के। अगला है कौन सा जीन प्रारूप एक सत्य द्विसंकर स्थिति को प्रदर्शित करता है? वह है आपका ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो 4 नियम प्रतिपादित किए हैं मेंडल ने। कितने? 4 नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का 9:3:3:1 का अनुपात किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो 3:9:3:3:1 का जो नियम है वह स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को प्रतिपादित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शुद्ध लंबे तथा हरी फली वाले पादप का क्रॉस एक शुद्ध बौने और पीले फली वाले पादप से कराने पर F2 पीढ़ी की 16 संततियों में कितने बौने पौधे प्राप्त होंगे? ठीक है, तो कितने बौने पौधे प्राप्त होंगे? आपके 4। ठीक है। अगला 2 जीन प्रारूप कैपिटल ए कैपिटल बी मतलब डबल कैपिटल एलील से इसके, और इसका स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच संकरण से उत्पादित आपके कैपिटल ए और कैपिटल बी के और कैपिटल ए और कैपिटल बी इसमें और इसमें F2 पीढ़ी में, तो इसमें क्या अंतर होगा? इसमें कौन सा अनुपात बनेगा ये आपको बताने हैं। तो अनुपात बनेगा आपका 1:2:2:1। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागत तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे तो आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। द्विसंकरीय अनुपात क्या होता है? द्विसंकरीय अनुपात क्या होगा? तो द्विसंकरीय जो अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1 होगा। ये कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप कितने प्रकार के युग्मक बनाएंगे? तो यह आपके बनाएंगे ये 4 प्रकार के। मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मेंडल के ही खोज की पुनरावृत्ति की थी? वो वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो वो हैं डीब्रिज, सेनमार्क और कोरेंस। ठीक है, तो ये है आपके वैज्ञानिक हैं। ये कैपिटल बी स्मॉल बी का संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में आपकी ये प्रायिकता होगी। कौन प्राप्त होंगे? तो ये होगा आपका ये लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का अनुपात 60:20 था। तो विषम युग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों में स्वपरागण करने पर संभावना संततियों की कितनी होगी? कितनी होगी? ये 72:24। मेंडल के प्रयोग में बीज कवक का रंग, पुष्प की आकृति, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, तने की लंबाई आदि को क्या कहा जाता है?
तो जो रंग, पुष्प, आकृति, स्थिति, फली का रंग, ये जो बताता है ये उसका क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, ये सही है। अगला है कि यदि शुद्ध लाल व शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधों में संकरण कराने पर 120 पौधे प्राप्त होते हैं तो इन पादप संततियों का अनुपात क्या होगा। तो F1 पीढ़ी में जब कराएंगे तो उसमें सब क्या हो जाएगा, सभी लाल हो जाएंगे। अगला देखिए, मेंडल के विसंयोजन नियमानुसार F2 पीढ़ी का अनुपात कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अनुपात होता है 3:1 होता है। मेंडल ने काम किया, ठीक है, मेंडल ने काम किया था कब, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने किया था 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रयोगों के लिए पशुओं की अपेक्षा मटर पादप अधिक उचित पाया, क्यों। तो उसके कई कारण थे, लेकिन मटर के पौधों का स्वनिषेचन कराया जा सकता था, इसलिए सबसे मुख्य कारण यही था। एक व्यक्ति को जिसमें अनुवांशिक विशेषक की जोड़ी के दो कारक एक समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे कहा जाता है समयुग्मजी। क्या कहा जाता है, समयुग्मी। दो एलील जीन स्थित होते हैं, दो एलील जीन स्थित होते हैं दो समजात गुणसूत्र पर। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी जनक द्वारा स्मॉल ए स्मॉल बी युग्मक निर्माण का प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत कितना होगा, 1/4 यानी 25% होगा। मेंडल के सिद्धांत किससे संबंधित हैं। तो जो मेंडल के सिद्धांत हैं, ठीक है, वह वंशागत से सिद्धांत है, यानी वंशागत से संबंधित है। ठीक है, एक जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं। तो एक जीन के जो विभिन्न रूप होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। मेंडल ने मटर फली के कितने लक्षण चुने थे। तो मेंडल ने 3 लक्षण चुने थे। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण का नियम एलील के किस दौरान वाले पृथक्करण से संबंधित है। तो वो है आपका युग्मक निर्माण के समय। एक संकरण में 45 लंबे और 14 बौने पादप प्राप्त हुए तो पैतृकों का जीन प्रारूप क्या होगा। तो जीन प्रारूप होगा आपका ये। प्रथम अनुवांशिकी विज्ञ कौन था, यानी सर्वप्रथम अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने की थी। तो सबसे पहले तो आपको कौन मंच पर आए, ये ग्रेगोर मेंडल ही आए हैं। अगला दिखाया गया कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप से प्राप्त युग्मक हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपकी जब दो संकर ये और ये आपस में मिलाए जाते, क्रॉस कराया जाता है तो संततियों का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या बनेगा। तो ये प्रारूप अनुपात बनेगा 1:1:1। शारीरिक लक्षण है, तो शारीरिक लक्षण कौन है, लक्षण प्रारूप कहते हैं।
ऐसे एलील जो दूसरे एलील की उपस्थिति में अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अप्रभावी, यानी वो अपने पर कोई प्रभाव आने नहीं देते हैं। अगला है आपका जीनोटाइप क्या है? भाई जीनोटाइप आपसे पूछा जा रहा है। तो जीनोटाइप किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है। किसने सिद्ध किया कि आनुवंशिक लक्षण केंद्रक द्वारा निर्धारित होते हैं, कोशिका द्रव्य द्वारा नहीं? ये किसने बताया? तो ये बताया है हेमरलिंग ने। और अगला क्वेश्चन है, मेंडलवाद किसकी आनुवंशिकता है? मेंडलवाद किसकी आनुवंशिकता है? तो मेंडलवाद द्विगुणित की आनुवंशिकता है। मेंडल ने संकरण के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया था? तो मेंडल ने कौन सी? थैलीकरण और प्रोटोप्लास्ट संलयन, यानी इन दोनों का अध्ययन किया था। और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो जेनेटिक्स जेनेटिक शब्द जो है वो बैटसन ने दिया था। ठीक है, द्विसंकर पादप कितने प्रकार के परागकण बनाते हैं? तो द्विसंकर जो पादप हैं वो 4 प्रकार के बनाते हैं। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो विपुंसन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है न नर में न मादा में, यानी उपरोक्त कोई में नहीं। द्विसंकर क्रॉस की अप टू पीढ़ी में कितने पादप हाइब्रिडाइज होते हैं? तो वो होंगे आपके 4। मेंडल के निष्कर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो मेंडल के जो निष्कर्ष है वो है नेचर फॉर्सेंडर वेरिन में। जब किसी पादप में 2 विपरीत विभेद के एलील पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विषम। भाई जब विपरीत प्रकार के एलील्स होते हैं तो उसे विषम युग्मी कहते हैं। समलक्षणी अनुपात 3:1 सिद्ध करता है किसका? तो ये सिद्ध करता है पृथक्करण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में किसी एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अनुपात क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा वो अनुपात 3:1 कहलाएगा। द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मी पादपों का अनुपात कितना होता है? 1/16। निम्न में से प्रभाविता का महत्व क्या है? तो निम्न में से प्रभाविता का जो महत्व है, प्रभावित जीन के कारण हानिकारक उत्परिवर्तन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। केवल एक लक्षण से भिन्न 2 समयुग्मजी पैतृकों की संतान क्या कहलाती है? तो कहलाती है एक संकर। मक्का के अकेले भुट्टे से
एक कृषक ने 200 दाने बोकर 140 लंबे और 40 छोटे पौधे उत्पन्न किए। तो इन संतानों की जीनोटाइपिक अनुपात यानी जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो जीनोटाइप अनुपात होगा ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तथा दोनों स्मॉल टी। यह निर्धारित करने के लिए कि एक व्यक्ति समयुग्मनजी या विषम युग्मनजी एक उपयोगी प्रक्रिया है। किसमें? परीक्षण क्रॉस में। ये निर्धारित करने के लिए कि एक व्यक्ति समयुग्मनजी या विषम युग्मनजी एक उपयोगी प्रक्रिया है। क्रॉस ब्रीडिंग, स्वनिषेचन, बैक क्रॉसिंग या फिर परीक्षण। तो ये आपका हो जाएगा परीक्षण क्रॉस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषम युग्मजी लंबे पादपों को बौने पादपों से क्रॉस कराने पर संतति के बौने पौधों का अनुपात कितना होता है? तो वो होगा आपका 50%। एक शुद्ध लंबे पादप को एक संकर लंबे पादप से किस आधार पर पहचाना जा सकता है? ठीक है, किस आधार पर पहचाना जा सकता है? यदि स्वपरागण या स्वपरागण द्वारा, यदि स्वपरागण द्वारा सभी पादप लंबे हों तो। ठीक है। ये निम्न में से कौन सी वंशागत की इकाई है? ठीक है, वंशागत की इकाई कौन है? तो जीन। जीन वंशागत की इकाई है। और अगला है, यदि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी द्वारा प्रदर्शित जीन के दो जोड़ों के लिए विषम युग्मजी जीवधारी की एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब युग्मकों का संभावित जीनोटाइपिक संयोजन क्या होगा? तो होगा आपका ये एलील होते हैं। एलील क्या होते हैं? एक जोड़े जीन जोड़े का एकांतरित रूप होते हैं। ठीक। लिंग संलग्नता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लिंग संलग्नता की खोज सर्वप्रथम मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की। एक लक्षण जो संकर में विपरीत लक्षण को प्रकट नहीं होने देता वह क्या कहलाता है? जो प्रकट ही नहीं करने देता है वह क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी गुणे स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी के क्रॉस से संतति आपकी ये बनती है। तो ये किस अनुपात में प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनता है 1:2:1:0 में। एक सजीव का जीनी संगठन किसके द्वारा निरूपित होता है? तो निरूपित होता है जीनोटाइप के द्वारा। किसमें युग्मित जीन नहीं होते हैं? तो युग्मित जीन जिसमें किसमें नहीं होते हैं? युग्मक में नहीं होते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक जीवन का एक महत्वपूर्ण व सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वंशागत। समान लक्षण के लिए जीन जो कि असमजात गुणसूत्र पर पाई जाती है कहलाती है क्या?
ये जीनोटाइप फिनोटाइप मत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जीनोटाइप फिनोटाइप का जो मत है वो सर्वप्रथम जॉनसन ने दिया। कैपिटल ये कैपिटल बी कैपिटल सी जीनोटाइप वाला एक जीव कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा? तो बनाएगा एक प्रकार का। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों में कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो सम्मिलित नहीं किया गया वह है पत्ती की आकृति। वह वैज्ञानिक जिसने मेंडल से पूर्व उद्यान मटर पर कार्य किया था उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? गॉस। ठीक है। डिब्रीज के साथ कौन सा पादप प्रसिद्ध है? तो डिब्रीज के साथ में आइनेथेरा लेमार्कियाना ये प्रसिद्ध है। यदि विभिन्न समजीनियों की सैद्धांतिक संख्या संभवतः 3n है तब मटर द्वारा निर्मित समजीनियों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी आपकी ये, ठीक है, 3�7। दिए गए पुनेट शतरंज पट्ट में मादा पैतृक तथा नर पैतृक के जिन प्रारूप होंगे कैसे? ये होंगे कैपिटल ये कैपिटल बी कैपिटल सी को किससे मिलाया गया है? ये को क्रॉस किया गया है। तो संततियों के जीनों के लिए संकर पादपों का अनुपात क्या होगा? तो होगा 1:8। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? तो प्रभावी लक्षण होगा ये फली का हरा रंग, अगर कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल टी और स्मॉल आर से कराया जाए तो 100% पादप संतति में लंबे लाल पुष्प वाले होंगे। कितने % है? तो होगा 50%। मेंडल को मटर से स्टार्च के स्थान पर शर्करा जमा होने से झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए। ऐसा किस एंजाइम के कारण हुआ? ऐसा किस एंजाइम के कारण हुआ था? तो ऐसा हुआ ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। कोई जीन प्रभावित तभी कही जाती है जब वह कैसा हो? समयुग्मी और विषमयुग्मी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करे। अगला क्वेश्चन है F1 पीढ़ी के पादप जिसका जीन प्रारूप ये है, जब इसका स्वपरागण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में अनुपात कितना प्राप्त होगा? 3:1 का प्राप्त होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण अप्रभावित था? ये आपको बताने हैं कि कौन सा एक लक्षण अप्रभावित था। तो वह है बीज का हरा रंग।
अगला है किसी एक पौधे में लाल फल, पीले फल और उस पर उसका ऊंचापन टी, छोटापन टी प्रभावित होता है। यदि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन प्रारूप पौधे में स्मॉल आर और स्मॉल टी पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो संतति कैसी होगी? ठीक है, तो ये होगी कैसी? ये 50% ऊंची और 50% टी। ये दो पादप का जीनोटाइप आपको दिए गए हैं। ये है में कितने पादप का जीनोटाइप, ये BBCC होगा। ये आपको अनुपात दिए गए हैं। तो ये होगा ये 1 अनुपात यानी 1/64। मेंडल द्वारा चुने गए 7 लक्षण 4 गुणसूत्र पर कैसे व्यवस्थित थे? ये मेंडल गुणसूत्र संख्या 4 पर स्थित 3 लक्षणों में से 2 लक्षणों में संलग्नता उपस्थित थी जिनकी मेंडल ने चर्चा ही नहीं की थी। वो लक्षण कौन थे? वो लक्षण हैं फली की आकृति, तने की लंबाई, है ना, ये मिस्टर वर्मा के पास एक ऑटोसोमल जीन युग्म BB है यानी कैपिटल B स्मॉल b है तथा इसके पास में एक संलग्न जीन D है, तो इसके कितने प्रतिशत युग्मकों में BD जीन्स उपस्थित होंगी? ये आप से पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? एक यानी आधा यानी 50%। अगला है जब दो भिन्न जीनोटाइप भिन्न वातावरणीय प्रभाव के कारण समान फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फिनोकॉपी। निम्न पुनेट वर्ग द्विसंकर क्रॉस में वंशानुगत को दर्शाता है जिसमें पीला सफ़ेद पर प्रभावी है तथा गोल बीज झुर्रीदार बीज पर प्रभावी है। तो क्या होगा? ये देखिए आपका पुनेट बना हुआ है। ये तो कौन सही होगा इसमें? इसमें ये सही होगा। जब एक समयुग्मजी लाल मटर के पादप का श्वेत पादप से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में क्या होगा? तो F1 पीढ़ी में सब लाल ही लाल होंगे। ये 1:1:1:1:1 क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है द्विसंकर परीक्षण क्रॉस। ठीक है, यदि एक हेट्रोजाइगस लंबे पादप का संकरण एक होमोजाइगस बौने पौधे से संकरण कराया जाता है तो कितने प्रतिशत बौने पौधे प्राप्त होंगे? तो कितने प्रतिशत? 50%। अगला क्वेश्चन है एक होमोजाइगस लंबे पादप को एक बौने पादप से क्रॉस करवाने पर किस अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे? तो वो होंगे सभी हेट्रोजाइगस लंबे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि एक पादप के जीन ये लंबेपन के लिए तथा उसकी अप्रभावी एलील ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार के जीन बी पुष्प के लाल रंग के लिए और अप्रभावी एलील स्मॉल b पुष्प के सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी है। एक लंबे व लाल पुष्प वाले पादप जिसकी लंबाई प्रारूप कैपिटल ये स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल b है
तो क्रॉस एक बौने व लाल पुष्प पौधे से कराया जाता है जिसका जीन प्रारूप आपका ये है। तो ये इसमें किस प्रकार के मतलब अगली पीढ़ी बनेगी, कितने प्रतिशत, तो इस क्रॉस में कितने प्रतिशत संततियाँ बौनी व सफ़ेद रहेंगी ये पूछा जा रहा है। तो ये होगा आपके ये 12.5%। ठीक है। रेबिट में त्वचा का काला रंग भी त्वचा के भूरे रंग स्मॉल बी पर प्रभावी होते हैं। ठीक है ये, तथा छोटे बाल यस और लंबे बाल स्मॉल यस पर प्रभावी होते हैं। एक सम युग्मजी काले छोटे बाल वाले नर का क्रॉस जब एक युग्मजी भूरे लंबे बालों वाली मादा से कराया जाता है तो यौन पीढ़ी के सभी संततियों विषम युग्मजी काले छोटे बालों वाले प्राप्त होती हैं। ठीक है ये, तो इस क्रॉस से सम युग्मी काली त्वचा वाले बालों के संतत की प्रतिशतता कितनी होगी। तो ये होगी 6.25%। अगला है, निम्नलिखित प्रसंस्करण के लिए यौन संतत में कितने भिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 8%, 8 प्रकार के। अगला है, मटर के एक पौधे के जिन प्रारूप आपके ये दिए गए हैं इनमें से किस प्रकार के युग्म बनेंगे यह पता लगाने के लिए किस प्रकार के जिन प्रारूप वाले पौधे के साथ प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। तो ये है आपका ये स्मॉल ए और स्मॉल बी। जीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परीक्षण क्रॉस क्या है। तो परीक्षण क्रॉस क्या है, परीक्षण क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये आपके स्मॉल टी। मेंडल का स्वतंत्र विभोहन का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो स्वतंत्र विभोहन का नियम द्विसंकर क्रॉस के द्वारा दिया गया था। फिर है मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। तो जिसका पौधे का रंग का चयन नहीं किया था। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों की जीन कितने गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो ये है 4 पर उपस्थित है। कितने पर, 4 पर। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप के एक ही जोड़े के बीच 2 संकरण जिनमें एक संकरण में युग्मकों के स्रोत का तथा दूसरे का क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम। ये आपको दिए गए जीनोटाइप। पौधे का स्वपरागण करने पर निम्न जीनोटाइप का अनुपात प्राप्त होता है। किसका अनुपात प्राप्त होता है ये आपको बताने हैं। तो ये प्राप्त होता है 1:2:2:4 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निकटतम संबंधित सदस्यों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है। तो निकटतम संबंधित सदस्यों के मध्य का जो क्रॉस है वह कहलाता है इनब्रीडिंग। अगला है, निकटतम संबंधियों के मध्य विवाह को रोका जा सकता है क्योंकि यह प्रेरित करता है क्या, अप्रभावी एलील्स के साथ आने के लिए।
सजीव जिनके ऊतकों में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अनुवांशिक संगठन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं काइमेरा। सामान्यतः संकर अपने दोनों पैतृकों से अधिक जीवनक्षम है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ये कोशिका द्रव्य के मिश्रण के कारण। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अभ्यूहन कब नहीं होगा? तो स्वतंत्र अभ्यूहन जीन संलग्न हो या संलग्न हो तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वनिषेचनी त्रिशंकर पौधे कब बनेंगे? 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मज में। किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम है? तो लक्षण प्रारूप जो है जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं हैं। एक पौधे से जिसका जीन प्रारूप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल डबल सी है तो कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो इसमें 2 यानी 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोगों में गोल बीज आकृति, झुर्रीदार और पीले बीजपत्र, ठीक है, ये सभी दिया गया है। हरे बीजपत्र पर प्रभावी थे तो RR YY गुणे ये स्मॉल वाई संकरण पर F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप होंगे। ये आपको दिया गया। कौन सही है? तो ये है आपके गोल पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार पीले बीजपत्र वाले। परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है? तो परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है? ये F1 पीढ़ी का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ में संकरण होता है। एक नर मानव में 2 विकल्पी लक्षणों से संबंधित ए बी ये आपके जीनोटाइप प्रारूप वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इन व्यक्तियों में लक्षणों से संबंधित लक्षण प्रारूप क्या होगा? तो लक्षण प्रारूप क्या होगा? तो होगा कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है? तो किया जाता है ये F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। अगला है मटर के पौधों में पीले बीज हरे बीजों पर प्रभावी होते हैं। यदि एक विषम युग्मी पीले बीज वाले पौधे का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ संकरण किया जाए तो बताइए F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो वो अनुपात होगा कितना? 50 होगा। जीन का पृथक्करण होता है तो जीन का जो पृथक्करण होता है वह होता है एनाफेज अवस्था में होता है। और नेक्स्ट है वंशानुगत लक्षण व उसके संसूचक विभेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभेदात्मक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे पौधे का जीन प्रारूप जिसमें प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है क्या?
परीक्षार्थ संकरण, प्रसंकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसे मेंडल के प्रभावित के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया गया है? ठीक है, वो क्या है? तो वो है आपका विकल्पियों में कोई सम्मिश्र होते नहीं देखा जाता है, तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे के वैसे वापस ही आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिसंकर क्रॉस जिसमें 3 जोड़ी लक्षण सम्मिलित होते हैं से F1 संकर बनता है, तो 3 जीन के लिए विषम युग्मी नर और मादा दोनों के द्वारा कितने प्रकार के युग्मज बनेंगे? ठीक है, तो कितने प्रकार के बनेंगे? 8 प्रकार के बनेंगे। निम्न में से मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए लक्षणों में कौन सा अप्रभावी लक्षण है? तो वो है आपका हरा बीज पत्र। अगला क्वेश्चन है, जब एक F1 सदस्य का क्रॉस उसके किसी भी पैतृक से करवाया जाता है तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज क्रॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, यूँ रहा कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का अनुपात कितना होता है? तो द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का अनुपात होता है 1:1:1:1:1। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के उद्यान मटर में अध्ययन हेतु कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना गया था? तो विपर्यासी लक्षण को जो चुने गए थे वो कितने थे? 7। युग्म विकल्पी का क्या अर्थ है? 135 में दिया गया कि युग्म विकल्पी का क्या अर्थ है? तो इसमें है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ठीक है, यदि समयुग्मी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो संततियां कैसी होंगी? सभी लाल पुष्प वाली होंगी। ठीक है, और अगला है, एक F1 द्विसंकर का स्वपरागण से F2 संततियों में कितने प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं? तो वो बनते हैं 9 प्रकार के। ठीक है, यदि एक बौने पौधे को जिब्रेलिन से उपचारित किया जाता है तो यह लंबा हो जाता है, तथा अब इसका क्रॉस शुद्ध लंबे पौधे से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में संततियां कैसे हो जाएंगी? ये है आपका सभी लंबे, सभी बौने, तो ये क्या हो जाएगा? सभी लंबे हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षण क्रॉस किया जाता है किसमें? तो जो परीक्षण क्रॉस है वह किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि F1 पादप समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, युग्म विकल्पी क्या है? युग्म विकल्पी क्या है? तो युग्म विकल्पी जो है एक जीन के एकांतरित स्वरूप है। अगला है कि जब कैपिटल ए तथा स्मॉल ए के जीन प्रारूप वाले सदस्य के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संततियां कैसी होंगी? तो संतति कैसी होगी? ये जीन प्रारूप ये कैपिटल ए स्मॉल ए और लक्षण प्रारूप ये होगा। जब एक लंबे और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस एक झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे व गोल बीज पौधे बनते हैं तो F1 पादप के कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो वो बनेंगे 4 प्रकार के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है सतत विभिन्नता की। निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप वास्तविक संकर स्थिति प्रदर्शित करता है? वो है आपका ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। एक द्विसंकर पौधे के स्वपरागण से 400 लक्षण प्रारूप, जिनमें 9 प्रकार के जीन प्रारूप स्थित है, उत्पादित किए जाते हैं। कितने पादपों में जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर होगा? तो ये पूछा जा रहा है, तो ये होगा 100 में। ठीक है, निम्न में से कौन से बिंदु ने बाद में मेंडल को मजबूत किया? तो जो मेंडल को मजबूत करने वाले थे वह है ये एक लक्षण एक जोड़ी एकल कारकों द्वारा नियंत्रित होना। ये ठीक है। अगला है ये आपको दिए गए हैं। इसको जब आप क्रॉस कराते हैं तो इसका अनुपात क्या प्राप्त होगा ये बताया जा रहा है। तो ये अनुपात प्राप्त होगा 1:1:1:1 प्राप्त होगा। ठीक है। ये अगला है कि एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराने पर प्राप्त संततियों में स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने का अनुपात कितना होगा? तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का अनुपात होगा आपका ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब F1 पीढ़ी के संकर लंबे का क्रॉस आप इससे कराते हैं, पैतृक से बौने से कराते हैं, तो यह किसके कारण होता है, किसके कारण संभव होता है ये बताना है। तो संभव होता है परीक्षण क्रॉस के द्वारा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रभावी संकर लंबे लाल पौधे का क्रॉस अप्रभावी पौधे सफ़ेद पौधे से कराया जाता है। इस क्रॉस से बनने वाले 4 संयोगों लंबे लाल बौने लाल सफ़ेद लंबे सफ़ेद बौने में तो अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो ये अनुपात होगा आपका तो यहाँ ये आपका अनुपात होगा 4:4:4:4:4। ठीक है। यानी 4:4। देखिए इसमें नहीं आया है, तो यहाँ ये 4:4:4:4। ठीक है। ये होगा, यानी ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है। ये सही होगा। देखिए उधर का पन्ना मुड़ गया है, नहीं आया है। और अगला देखिए, यदि संकर लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का शुद्ध लाल पौधे वाले पैतृक से कराया जाता है तो संततियाँ कैसे होंगी? तो संततियाँ इसमें आपकी जो होंगी वो होगी सभी लाल पुष्प वाली होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि चयन इसलिए किया क्योंकि इसमें अनेक विभेदात्मक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। ये दूसरा और देखिए मेंडल के नियम लागू होते हैं कब लागू होते हैं? जब 2 शुद्ध विभेदात्मक लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मेंडल के वंशागत के नियम उन पादपों पर लागू होते हैं जो कैसे होते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। क्लियर। ये लैंगिक जनन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है जीन किसकी इकाई है?
तो जो जीन है आपकी वो वंशागत की इकाई है, ठीक है, जीन वंशागत की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस एक क्रॉस जिसका उपयोग यह ज्ञात करने हेतु किया जाता है कि प्रभावी लक्षण संयुग्मजी है या विषम युग्मजी, तो वो क्रॉस क्या कहलाता है? वो कहलाता है परीक्षण क्रॉस, ठीक है। तो ये रहा आज ये आपका क्वेश्चन। अब यहीं पर हम ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए नमस्कार।